Assalamu alaikum student, Dr. Tahmina Nazir here. Welcome to Allied College of Health Sciences, Multan. I am going to teach you about the cardiovascular and neuromuscular physiology. So let's start our today's lecture. We are starting Unit 1, in which we study Introduction of Physiology, the cell and general physiology. तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम करेंगे फिजियोलॉजी की डेफिनेशंस, उसके सेल एज ए बेसिक यूनिट कैसे काम कर रहा है, इस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी, द सेल एंड जनरल फिजियोलॉजी, definition of physiology, human physiology, cell as the living unit of body, extracellular fluid, the internal environment। हम आज के लेक्चर में फिजियोलॉजी की डेफिनेशन को देखेंगे। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, लफ्जी मतलब क्या है, इसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में इसकी डेफिनेशन क्या है, फिजियोलॉजी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की डेफिनेशन है, उसको देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि आपकी बॉडी जो कि का जो बेसिक सेल यूनिट है, जो सेल है इसका, उसका क्या किरदार है आपकी बॉडी फंक्शनिंग के अंदर। वो आया कि एक दूसरे से एक जैसा काम करते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ काम करते हैं। ये चीज़ हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उनमें से कौन सा फ्लूइड है जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बना रहा है, कौन सा उसका सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट बनवा रहा है। तो ये चीज़ हम आपके आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का दो वर्ड पे मुश्तमिल है, एक हो गया फिजियो और दूसरा है लॉजी। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन और ओलॉजी का मतलब है टू स्टडी। तो सिंपल अल्फाज में अगर हम किसी बॉडी या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शन को स्टडी करें, इसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजी। तो फिजियो मीन फंक्शन, ओलॉजी मीन स्टडी। तो इसका है लफ्जी मतलब कि फंक्शन की स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। तो अगर हम इसकी साइंटिफिक फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो इसके लिहाज से द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। तो बेसिकली फिजियोलॉजी क्या है, एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम बॉडी के फंक्शन, सारी उसकी एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है, अपने बाकी बॉडी के काम कर रहा है, इसके अंदर कोई भी प्रोसेस जो भी इस बॉडी को फंक्शनिंग परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, आया कि वो फिजिकल प्रोसेस हैं, आया कि वो केमिकल प्रोसेस हैं। तो ये सारे मिल के जो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। द ऑर्गेनिक प्रोसेसेस और फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म और एनी पार्ट ऑफ इट्स। ठीक है, तो हम किसी भी जो बॉडी के फंक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी। गोल ऑफ फिजियोलॉजी क्या है, द गोल ऑफ फिजियोलॉजी इज टू एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। तो बेसिकली फिजियोलॉजी को हम पढ़ते क्यों हैं, फिजियोलॉजी हम पढ़ते इस मकसद के लिए हैं ताकि हमें बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग का पता चले कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है, आया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है। इसको एबनॉर्मल से डिस्टिंक्शन देने के लिए, एबनॉर्मल से डिफरेंस देने के लिए हमें क्या, नॉर्मल फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम फिजियोलॉजी को पढ़ते क्यों हैं कि हमें पता चले कि हम एबनॉर्मैलिटी से इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगर एक बंदे के अंदर कोई पैथोलॉजी चल रही है, वो उसका क्या मतलब है कि उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो गई है। अब वो डिस्टर्ब किस हद तक हुई है,
किस तरह से हुई है, इस चीज़ का अंदाज़ा हमें तभी होगा जब हम कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी उसका सेल है, उसका टिश्यू है, उसका ऑर्गन है, उसकी अगर हमें नॉर्मल फंक्शनिंग पता होगी तो ही हम उसकी एबनॉर्मल फंक्शनिंग को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो बेसिकली फिजियोलॉजी का गोल क्या है कि हमने क्या करना है कि जितने भी फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर जो कि आपकी बॉडी को ओरिजिनेट, कोई भी फंक्शन को ओरिजिनेट कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं और उसको उसकी ग्रोथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर रहा है। तो इस ये क्या होता है कि आपकी फिजियो का मकसद पढ़ने का यही है। तो फिजियोलॉजी की आगे फर्दर ब्रांचेस हैं, जैसे अगर हम वायरस में इसको अगर हम वायरस की बॉडी फंक्शनिंग देख रहे हैं तो उसको हम वायरल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। अगर हम बैक्टीरिया की देख रहे हैं तो बैक्टीरिया फिजियोलॉजी कहेंगे, माइक्रोब्स की देख रहे हैं माइक्रोबियल फिजियोलॉजी कहेंगे उसको। हमारा मेडिकल में बेसिक कंसर्न क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का। अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल फिजिकल फंक्शनिंग देख रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो सिंपल डेफिनेशन है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, इन ह्यूमन फिजियोलॉजी वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट मेक इट अ लिविंग बीइंग। तो हम उन सारे प्रोसेसेस को, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक को और मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, उन सारे मैकेनिज्म की फंक्शंस को स्टडी करते हैं जो कि एक इंडिविजुअल को जिंदा रहने में मदद देते हैं। तो सिंपल अल्फाज में अगर हम फिजियो को ह्यूमन बॉडी के अंदर डिस्कस करें, ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें कि ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है, तो इस ब्रांच को बोलेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की डेफिनेशन को देखें तो the very fact that we remain alive is the result of complex control system। अब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट कम्प्लेक्स सिस्टम एक्ट करते हैं। अब ये कम्प्लेक्स सिस्टम कैसे हैं, जैसे कि आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम हो गया, आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, आपका हार्मोनल सिस्टम हो गया। ये सारे सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट होके चलते हैं, जिसकी वजह से एक जो इंडिविजुअल है उसको भूख प्यास की एक जो एहसास है वो होता है। अब अगर भूख लगी है तो उसने खाने की तरफ दौड़ना है, ठीक है। अगर उसको प्यास लगी है तो उसने कहाँ जाना है, ठीक है। अगर उसको डर लग रहा है तो उसने कहाँ पनाहगाह ढूंढनी है, पनाहगाह ढूंढने के लिए उसको चलना पड़ेगा, चलने के लिए मस्कुलर एक्टिविटी चाहिए। तो ये सारी एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होती हैं। अब अगर गर्मी लग रही है तो उसने ठंडे इलाके की तरफ मूव करना है, अगर सर्दी लग रही है तो उसने गर्म इलाके की तरफ मूव करना है, या कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसकी वजह से वो वार्मथ फील करे। तो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग का बेसिकली मकसद क्या है कि आपका जितना भी आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाए बाकी एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। सेल क्या है, सबको पता है, बेसिक यूनिट है आपकी लाइफ का। जैसे ही आपकी बॉडी का जो मेन यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो है सेल। अब सेल की साख्त क्या होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ये इसका रफ एक स्ट्रक्चर है। अब डिफरेंट सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज मिलके डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं इनका अगर ऑर्गन लेवल पे बात करें तो डिफरेंट सेल मिलके क्या बना रहे हैं, आपका ऑर्गन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये हर सेल का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, ये एक दूसरे के साथ इंटरसेलुलर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के थ्रू एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो हर सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब अगर हम सेल की बात करें, आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी है, तो कितने सेल होंगे एक बॉडी के अंदर, 100 ट्रिलियन सेल हैं। करोड़ों की तादाद में आपकी बॉडी के अंदर सेल मौजूद है, 100 ट्रिलियन, ठीक है। तो उनमें से जो मोस्ट अबंडेंट सेल है वो होता है आरबीसीज। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स। तो 100 ट्रिलियन अगर आपकी पूरी बॉडी के सेल्स हैं, उसमें से 25% या 25 ट्रिलियन जो सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं, और जो बाकी 75% बचता है वो आपके बाकी बॉडी के बाकी सिस्टम्स के सेल मिला के 75 ट्रिलियन सेल्स बनाते हैं, ठीक है। अब हर जो सेल है उसका फंक्शन एक दूसरे से
डिफरेंट भी है और कुछ हद तक एक जैसा भी है। एक जैसा किसमें है, जैसे आप खाना खाते हैं, खाना आप कोई भी, चाहे आपने रोटी खाई है, चावल खाए हैं, गोश्त खाया है, तो वो किस फॉर्म में मिलता है आपको? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की फॉर्म में। जैसे ही इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइजेशन होगी तो आपको एनर्जी प्रोडक्शन होगी। अब ये जो एनर्जी है वो क्या करती है, आपकी सेल की जो प्रॉपर एटीपी की नीड है उसको ये मीट करेगी। उसके लिए एटीपी की प्रोडक्शन ज़रूरी होती है। कोई भी मेटाबॉलिज्म होना है, कोई भी प्रोसेस होना है, केमिकल प्रोसेस होना है, उसके लिए आपका एटीपी का होना ज़रूरी है। तो वो एटीपी कहाँ से मिलेगा आपको? खुराक से मिलेगा। अब वो खुराक कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की फॉर्म में मौजूद होती है। इसके अलावा जितने भी आपके बॉडी के सेल्स हैं वो जो ये सारा अपना नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, तो साथ साथ उसके एंड प्रोडक्ट्स भी सराउंडिंग में फैलते जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल, जो बेसिक, जो सारे सेल के अंदर फिनोमेना होता है वो ये कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। हर सेल क्या है, रिप्रोडक्शन करता है, अपने ही जैसा दूसरा सेल पैदा करने की सलाहियत रखता है। उसके अलावा जैसे ही एक सेल प्रोड्यूस होता है तो जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के बाद उस सेल ने क्या करना है, डीजनरेट। जैसे आप आरबीसीज की बात करो कि हर 120 डेज के बाद जो आरबीसीज होते हैं वो क्या कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसकी जगह फिर न्यू आरबीसीज ले लेते हैं। तो इस तरह ये पूरा साइकिल चलता रहता है। अब बात आती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। अब अगर सेल की मैं बात करूं तो सेल के दो हिस्से होते हैं, एक सेल के अंदर वाला हिस्सा और एक सेल के बाहर का। अगर सेल के अंदर वाले एनवायरनमेंट की बात करें, इसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। सेल के अंदर जो मौजूद फ्लूइड है उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलेंगे, और जो सेल के बाहर फ्लूइड मौजूद है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं, सेल का नहीं, हम बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत बार रिपीट होता है, एग्जामिनर पूछता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ द बॉडी इज इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ देम। तो आप सिंपली टिक करोगे इंटरनल एनवायरनमेंट पे। किस तरह ये आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बनाता है, तो सबसे पहले इसको एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो मैंने अभी आपको बताया, सेल के जो बाहर फ्लूइड होगा उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे, और ये वन थर्ड होता है, एक तिहाई हिस्सा आपकी बॉडी फ्लूइड का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और जो आपकी बॉडी का 2/3 फ्लूइड है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। ठीक है। सेल के अंदर 2/3 हिस्सा मौजूद है और सेल के बाहर 1/3 हिस्सा मौजूद है। सेल के बाहर जो हिस्सा होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। अब ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो आपकी थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि ये सेल के बाहर है तो ये आराम से सेल, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, तीसरे सेल की तरफ, पूरी बॉडी में ये इस तरह मूव करता रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉडी के अंदर जो ब्लड की है, वो भी ब्लड भी क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। It is transported rapidly in the circulating blood and then mixed between the blood and the tissue fluid by diffusion through the capillary wall. अब जैसे ये जो सेल के बाहर मौजूद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये डिफ्यूजन के थ्रू कैपिलरी वॉल को क्रॉस करता है, ये ब्लड का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। ब्लड का हिस्सा बनेगा तब भी ये क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तब भी ये क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट बनाता है आपकी बॉडी का। तो इस पिक्चर में देखें आप, ये सेल है नॉर्मल, सेल का ये जो पिंक पार्ट है इसको हम, ये न्यूक्लियस है, ये जो सेल का अंदर वाला पार्ट है इसमें क्या होगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। ठीक है। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड ये है, सेल के बिल्कुल पेरिफेरीज के पास जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। अब पेरिफेरीज से थोड़ा आउटर मूव करें तो जितना फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका
इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये डिफिजन के थ्रू क्रॉस करके प्लाज्मा का हिस्सा बन जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, फिर ये पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है। तो मैंने क्या बताया, सेल के ये पार्ट है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। अब जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद फ्लूइड है उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। इसकी जो पेरिफेरीज में मौजूद है, बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के आसपास जो फ्लूइड मौजूद है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। और इससे अगर थोड़ा दूर जाएं तो वो जो फ्लूइड मौजूद है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक दूसरे से डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है इसको हम अपनी कमिंग स्लाइड में पढ़ते हैं। जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर आपकी जितनी भी आपने खुराक खाई है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मौजूद होते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके हर सेल के लिए नेसेसरी होते हैं। जैसे अगर ये न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होंगे तो सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, सेल स्टार्विंग हो जाएगी, सेल स्टार्वेशन में चला जाएगा, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाता है, सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन और उसकी जो बाकी मेटाबॉलिज्म है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से सेल नेक्रोज हो जाता है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है सबका अगर सेल का सेम है तो इसका क्या मतलब है कि हर किस्म के सेल को एक जैसा एनवायरनमेंट मिला हुआ। ठीक हो गया। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। इसके अलावा दूसरी टर्मिनोलॉजी में इसको मेलुलर इंटीरियर भी बोलते हैं। अब ये जो मेलुलर इंटीरियर है ये पुरानी टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, 19वीं सदी में एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट था क्लॉड बर्नैर्ड, उसने इस नाम को इंट्रोड्यूस करवाया था कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको हम बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं, इसलिए उसने इसको मेलुलर इंटीरियर बोला। ठीक है, अब अगर दूसरी बात करें कि सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसके अंदर हमें क्या ज़रूरत है, प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन, डिफरेंट आयन, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और दूसरे कुछ आयंस की हमें ज़रूरत होती है। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, आपके सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट। मैं फिर रिपीट करती हूँ, जो ECF है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर जो भी मौजूद आयंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपकी सेल की ग्रोथ के लिए, आपके सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अभी हम बात करते हैं डिफरेंस की कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर डिफरेंस क्या है। अब ये जो स्लाइड है ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट है, तो आप इस स्लाइड को अच्छे से याद कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन क्यूरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिगार्डिंग। तो आए हम आज इसका भी डिफरेंस करते हैं कि ECF मैंने अभी बताया सेल के बाहर वाला फ्लूइड, ICF मैंने बताया सेल के मतलब सेल मेम्ब्रेन से अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, अब जो ECF है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और न्यूट्रिएंट्स सच एज ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड, ये सारे मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो बाई प्रोडक्ट है हमारे मेटाबॉलिज्म का, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो भी आपके ECF के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, आपका जो ECF है इसके अंदर सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, न्यूट्रिएंट्स में ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और सेल के वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हम ICF की बात करें, इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें, सेल के अंदर मौजूद फ्लूइड की बात करें, तो क्या है उसमें कि उसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट आयन मौजूद होते हैं। ठीक है, ECF और ICF का ये डिफरेंस है। ECF के अंदर सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, न्यूट्रिएंट्स में ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड आ जाता है।
और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ICF जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट आयन आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी बेसिकली आपका ऐसी स्टडी है जिसमें आप बॉडी की फंक्शनिंग को देखते हैं। अगर हम बॉडी की फंक्शनिंग को ह्यूमन के अंदर देखें तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद हमने देखा कि आपका जो सेल है वो आपकी बॉडी का बेसिक यूनिट है, ये तो हर एक को पता है। अब सेल की फंक्शनिंग कुछ कॉमन है, कुछ इसको डिस्टिंक्ट करती हैं दूसरे सेल से। हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अब जो कॉमन फंक्शन है उसमें क्या आता है, ये रिप्रोड्यूस करता है, ये डीजनरेट हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके अलावा ये जो ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करके जो आपकी फूड है उसके साथ ये रिएक्ट करके ये एटीपी बनाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कौन सा होता है, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बनाता है। आपकी बॉडी में थ्रू आउट इंटरनल एनवायरनमेंट एक है, उसका टेम्परेचर एक होता है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस तरह आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बना रही हैं, उसमें हमने ECF और ICF की कंसंट्रेशन को देखा। अब ये जो कंसंट्रेशन होती है ये स्पेसिफिक रेंजेस में होती है, जिसको हम अगले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन क्यों हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपकी जो रिकमेंडेड बुक है मेडिकल फिजियोलॉजी की वो गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी है। ठीक है, आप इसका लेटेस्ट एडिशन परचेज कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो इस लेक्चर के रिगार्डिंग, काइंडली आप ऑफिशियल ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।